पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ममता बनर्जी हार गई। सवाल ये है कि आखिर वो हारी कैसे? क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी थी, या सिर्फ भ्रष्टाचार मुद्दा था? क्या सिर्फ संगठन कमजोर पड़ गया था, या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक नैरेटिव काम कर रहा था? आज हर तरफ अलग अलग विश्लेषण हो रहे हैं। कोई कह रहा है SIR ने चुनाव बदल दिया, कोई कह रहा है वोट कटे इसलिए सत्ता पलट गई, कोई कह रहा है कुछ सीटों पर मामूली अंतर ने पूरी तस्वीर बदल दी। लेकिन अगर पूरी राजनीति को ध्यान से देखें तो तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि बंगाल का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं था, ये नैरेटिव की लड़ाई थी, सोच की लड़ाई थी और सबसे ज्यादा पहचान की राजनीति की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में बीजेपी ने वही किया जो वह पिछले कई सालों से पूरे देश में करती आ रही है, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां हर मुद्दा आखिर में जाकर हिंदू मुसलमान पर टिक जाए। ध्यान दीजिए, बंगाल में बेरोजगारी थी, महिलाओं के मुद्दे थे, स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, TMC के कई नेताओं को लेकर जनता में नाराजगी थी। लेकिन क्या यह चुनाव सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया? नहीं, पूरा चुनाव धीरे धीरे एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया, ऐसी दिशा जहां लोगों को ये महसूस कराया गया कि बंगाल की पहचान बदल रही है, घुसपैठ बढ़ रही है और ममता बनर्जी सिर्फ एक खास वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यही बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति थी। और सबसे बड़ी बात, इस रणनीति को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखा गया, इसे लगातार सोशल मीडिया, TV डिबेट, व्हाट्सएप, लोकल बातचीत हर जगह फैलाया गया। धीरे धीरे एक लाइन लोगों के दिमाग में बैठाई गई, ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है। अब चाहे ममता बनर्जी किसी भी मुद्दे पर बोले, चाहे प्रशासनिक फैसला हो, चाहे विरोध हो, चाहे संवैधानिक सवाल हो, हर चीज को एक ही फ्रेम में दिखाया गया, मुस्लिम तुष्टीकरण। और यही वो जगह थी जहां बीजेपी चुनावी तौर पर सबसे मजबूत होती चली गई, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि आज की राजनीति में सबसे ताकतवर चीज क्या है? भावना, पहचान, डर और बहुसंख्यक समाज की एकजुटता। यही कारण है कि बंगाल में योजनाएं होने के बावजूद, महिलाओं को आर्थिक मदद मिलने के बावजूद, सरकारी लाभ पहुंचने के बावजूद बड़ा हिस्सा मानसिक तौर पर दूसरी दिशा में जाता दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव सिर्फ योजनाओं से नहीं जीते जाते, चुनाव नैरेटिव से जीते जाते हैं। और बीजेपी ने इस नैरेटिव को बहुत आक्रामक तरीके से खड़ा किया। अब यहाँ एक और बड़ी बात समझिए, बीजेपी ने सीधे सीधे ये मैसेज दिया कि अगर ममता बनर्जी फिर सत्ता में आती है तो बंगाल में घुसपैठी और बढ़ेगी, डेमोग्राफी बदलेगी और हिंदू समाज कमजोर होगा। यानी पूरा चुनाव सुरक्षा बनाम तुष्टीकरण की तरह पेश किया गया। और यही विपक्ष सबसे ज्यादा फंस गया, क्योंकि ममता बनर्जी जिस मुद्दे को संवैधानिक अधिकार या राजनीतिक विरोध के रूप में उठा रही थी, उसे जनता के एक बड़े हिस्से के सामने मुस्लिम राजनीति की तरह प्रोजेक्ट किया गया। यही बीजेपी का ट्रैप था और यही ट्रैप पूरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी इस राजनीति में इतनी सफल क्यों हो रही है? क्योंकि ये कोई एक चुनाव की रणनीति नहीं है, ये दशकों से तैयार किया गया राजनीतिक मॉडल है। लगातार एक ऐसी सोच तैयार करना जहां हर राजनीतिक विरोध को राष्ट्र विरोध, बहुसंख्यक विरोध से जोड़ दिया जाए। अगर कोई सवाल पूछे तो उसे एंटी कहा जाएगा, अगर कोई सरकार की आलोचना करे तो उसे विपक्षी एजेंडा बताया जाएगा, अगर कोई सामाजिक मुद्दों की बात करे, विरोध किया, संवैधानिक सवाल उठाए, प्रशासनिक फैसलों पर हमला बोला। लेकिन समस्या ये हुई कि बीजेपी ने हर जवाब को उसी नैरेटिव में बदल दिया जिसमें वो चुनाव लड़ना चाहती थी। यानी अगर विरोध करो तो कहा गया घुसपैठियों के लिए परेशान है, अगर सवाल उठाओ तो कहा गया मुस्लिम वोट बैंक बचाने की कोशिश हो रही है, अगर प्रशासनिक मुद्दा उठाओ तो कहा गया तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। और यही बीजेपी की सबसे खतरनाक चुनावी ताकत है। वो मुद्दा चाहे कोई भी हो, अंत में उसे हिंदू मुसलमान की राजनीति में बदल देती है। और सच यही है कि बंगाल में यही सबसे ज्यादा असर करता दिखाई दिया। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कई लोगों को लग रहा था कि सरकारी योजनाएं, महिलाओं को पैसा, सामाजिक योजनाएं, ये सब ममता बनर्जी को बहुत मजबूत स्थिति में रखेंगे। लेकिन चुनाव ने एक दूसरी सच्चाई दिखा दी। अगर लोगों के दिमाग में पहचान और डर का नैरेटिव बैठ जाए तो आर्थिक योजनाएं भी पीछे छूट जाती है। यही बीजेपी ने किया। धीरे धीरे ये धारणा बनाई गई कि अगर बीजेपी नहीं आई तो बंगाल की पहचान बदल जाएगी। और यही लाइन लगातार इतनी बार दोहराई गई, उसने चुनाव का पूरा केंद्र बदल दिया। अब मुद्दा रोजगार नहीं था, मुद्दा महंगाई नहीं था, मुद्दा विकास नहीं था, मुद्दा था कौन किसके साथ खड़ा है। और यही वो राजनीतिक जमीन है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब यहाँ विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? विपक्ष अभी भी पुराने राजनीतिक मॉडल में लड़ रहा है। वो सोचता है योजनाएं, गठबंधन, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे ये चुनाव जिताएंगे।
लेकिन बीजेपी चुनाव को वहां लेकर ही नहीं जाती। बीजेपी चुनाव को भावनात्मक ध्रुवीकरण में बदल देती है और जैसे ही चुनाव वहां पहुंचता है पूरा विपक्ष डिफेंसिव हो जाता है। बंगाल में भी यही हुआ। टीएमसी लगातार सफाई देती रही और बीजेपी लगातार हमला करती रही। टीएमसी मुद्दों को समझाने में लगी रही और बीजेपी भावनाओं को भड़काने में लगी रही और राजनीति में सबसे तेज असर हमेशा भावना का होता है। यही कारण है कि इस चुनाव में एक और चीज साफ दिखाई दी, हिंदू वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण, जबकि दूसरी तरफ वैसी एकजुटता दिखाई नहीं दी जैसी अनुमान लगाई जा रही थी। और जैसे ये गैप बना पूरा चुनावी गणित बदल गया। अब यहाँ सबसे अहम बात सुनिए, ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, यही मॉडल अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। अगर कोई सरकार से सवाल पूछे तो उसे तुरंत एक खांचे में ढाल दो, अगर कोई विरोध करे तो उसे विचारधारा से जोड़ दो, अगर कोई सामाजिक मुद्दा उठाए तो उसे राष्ट्र विरोधी नैरेटिव में फिट कर दो। यानी असली मुद्दों से ध्यान हटाकर पहचान की राजनीति को केंद्र में लाओ। और बीजेपी इस राजनीति में इसलिए सफल है क्योंकि उसने सालों तक लगातार एक ही तरह का संदेश दिया है, धीरे धीरे लगातार बिना रुके। यही वजह है कि अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान बन चुका है और बंगाल के नतीजे इस बात को और ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी जीती कैसे, सवाल ये है कि क्या अब बिना इस नैरेटिव के कोई चुनाव जीता भी जा सकता है। क्योंकि अगर बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन रही, अगर महंगाई निर्णायक नहीं बन रही, अगर भ्रष्टाचार चुनाव नहीं हरा रहा, तो फिर सबसे ताकतवर मुद्दा क्या बचता है? पहचान की राजनीति। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी मशीन बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक और गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है, क्या इस राजनीति में असली जन सरोकार पीछे छूटते जा रहे हैं? क्योंकि जब पूरा चुनाव भावनाओं पर लड़ा जाएगा तो फिर शिक्षा कौन पूछेगा, रोजगार कौन पूछेगा, स्वास्थ्य कौन पूछेगा, किसानों की हालात कौन पूछेगा? और अगर हर सवाल पूछने वालों को किसी खांचे में ढाल दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या रह जाएगी? यही बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उसने नैरेटिव जीता है, उसने लोगों की सोच को अपने फ्रेम में डाला है और ममता बनर्जी उसी फ्रेम को तोड़ नहीं पाई। यही वजह है कि इतने मजबूत संगठन, योजनाओं और लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद सत्ता हाथ से निकल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति इसी दिशा में जाएगी? क्या हर चुनाव अब हिंदू बना मुसलमान की जमीन पर खड़ा किया जाएगा? क्या विकास और रोजगार सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएंगे या फिर कभी राजनीति वापस असली मुद्दों पर लौटेगी? क्योंकि बंगाल का चुनाव खत्म जरूर हो गया है, लेकिन उसने भारतीय राजनीति के भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है। और शायद यही वजह है कि 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि आने वाले भारत की राजनीति का संकेत माना जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।